तो हमारा कल जो था, कल हमने डाटा बाइंडिंग टाइप्स पढ़े थे और कैसे क्या करना है वो किए थे। पर हमें वो तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल देख लेते कि क्या क्या करना है। पर आगे हम इसको कैसे फॉर्म जो होता है, जैसे एक समझ लो कि पर्सनल डिटेल फॉर्म होता है, ठीक है ना, उसमें कैसे यूज करेंगे। और हाँ, उसमें कैसे यूज करेंगे उसके साथ। हमारा आज का टॉपिक था डिरेक्टिव्स था ना। चलो मैं पीपीटी ऑन करती हूँ। इसमें हमने यहाँ ये सब कुछ पढ़ लिया था ना, गेटिंग स्टार्टेड पढ़ लिए, कंपोनेंट पढ़ लिए, मॉड्यूल मेरा पढ़ थोड़ा लिए। एमबीसी में डाउट था मैम, एमबीसी एक्चुअली क्या है मैम? वो थोड़ा बस इंट्रोडक्शन बता दीजिए, मैं उसको कवर अप कर दूंगी मैम, थोड़ा सा डाउट। एमबीए से जो है ना, जैसे उसको नाम दिए हैं एमबीए, ठीक है। तो एंगुलर जो है वो बेस बेस में बना हुआ है एंगुलर। वो कैसा जो एचटीएमएल पार्ट हो गया, वो हमारा हो गया व्यू। व्यू मतलब जो यूजर को दिख रहा है। तो हमारा जो एचटीएमएल पार्ट है वो यूजर को दिख रहा है, ठीक है। और जो हमारी टीएस फाइल होगी जिसपे हम हमारी लॉजिक लिखते हैं कि क्या दिखाएगा, क्या कैसे चीज होगा, तो वो हो गया हमारा कंट्रोलर पार्ट, ठीक है। और बाकी जो है मॉडल, मॉडल जो है हम जिसको साथ हम डाटा बाइंडिंग करेंगे। मतलब जैसे एक कॉमन मान लो, अब वहां तक मॉडल तक हम तो गए नहीं है। हमें व्यू कंट्रोलर में पढ़े हुए हैं। जैसे हमने डिसाइड मतलब व्यू जो है हमारा एचटीएमएल हो गया, जो डॉट एचटीएमएल पार्ट होता है। और कंट्रोलर पार्ट वाला जो होती है वो हमारा टीएस फाइल का कोड होगा। और मॉडल जो है, मॉडल एक चीज है जिसके थ्रू हम डाटा बाइंड कर, डाटा लाएंगे। मतलब टीएस फाइल में क्या होगा, सिर्फ कोडिंग होगा कि कौन सा डाटा कहाँ दिखाना है, ठीक है। और वो हमें पता लगेगा कि कौन मतलब कहाँ से डाटा आएगा, वो हमारा। जी मैम। ठीक है। तो ये देखो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, यहाँ पे सारा कुछ है इसमें, ठीक है। जो अगर नहीं समझ आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, मैंने वो किया है जो प्रॉब्लम हुआ था बीच में करके। तो ये एंगुलर इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस मतलब पूरा पीपीटी में तुम लोगों को मिल जाएगा जो भी है। प्रॉब्लम हुआ तो बात कर लेना मुझसे, मैसेज कर लेना मुझे, ठीक है। और जी मैम, तो प्रोजेक्ट का फ्लो हम पढ़े थे फर्स्ट मतलब सेकेंड डे में शायद पढ़े होंगे। प्रोजेक्ट का फ्लो पढ़े थे। फिर ये है जो तुम लोगों को डाउट हो रहा था ना, हेडर फुटर और होम के लिए, ये तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, हेडर और होम फुटर में से कैसे क्या करना हेलो मैम। है। मैम एक कंपोनेंट को क्रिएट करने के बाद उसको डिलीट कैसे करते हैं? मतलब वो गलती से मेरे को एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड हो गया था, मैं डिलीट फोल्डर कैसे? डिलीट कर लो, फोल्डर मैन्युअली डिलीट कर लो। मैम मैनुअली डिलीट करने से वो हो जाएगा? हाँ हाँ, मैन्युअली डिलीट कर लो। और वो जो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है ना, ओके मैम। वहां पे उसी कंपोनेंट का क्लास इंपोर्ट हुआ होगा ना, उसको रिमूव कर देना आप। मतलब जब यहाँ पे जब डिलीट करोगे ना कंपोनेंट फोल्डर को, तो वहां पे मॉड्यूल फाइल में एरर मारेगा, तो एरर से पता लग जाएगा, वो लाइन डिलीट कर देना। ओके 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 मैम, थैंक्स। ये हमारा जो जे क्वेरी बूटस्ट्रैप, जे मतलब बूटस्ट्रैप को प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए दो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। इंस्टॉल बूटस्ट्रैप और पॉपर जेएस। ये पॉपर डॉट जेएस चाहिए होता है मतलब आफ्टर फोर, बूटस्ट्रैप की आफ्टर फोर वर्जन के लिए पॉपर डॉट जेएस चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे वो बूटस्ट्रैप के ड्रॉप डाउन्स होते हैं। उसके तुम लोग तो बूटस्ट्रैप इतना नॉलेज मतलब इतना तक गए नहीं होंगे। पर कुछ कुछ बूटस्ट्रैप के कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉपर डॉट जेएस चाहिए होता है, मैंडेटरी है यूज करना। मैम तो बूटस्ट्रैप क्यों यूज कर हम लोग करते हैं यहाँ पर? बूटस्ट्रैप के प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं, ठीक है। मतलब जो हम क्लास लगाते हैं ना, जो कोई भी HTML टैग में, तो बूटस्ट्रैप इसलिए हम यूज करते हैं कि बूटस्ट्रैप के प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं। और जिसका जेएस फंक्शनलिटी होता है और CSS होता है।
तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मुझे कुछ मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना है, जो जैसे मान लो एक वेबसाइट होता है, ठीक है, मान लो तो वेबसाइट की जो मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को, ब्राउजर में काम करता हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट हो गया, ठीक है, मान लो एक वेबसाइट है, और वेबसाइट जो है इसकी जो ये दिख रहा है ना, जो गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, दिख रहे हैं। यस मैम। और ये जो मार्जिन आ रहा है, मतलब यहाँ से जहाँ से हमारा स्क्रीन स्टार्ट होता है, ये जो मार्जिन है, ये हम बूटस्ट्रैप जब यूज करेंगे, हमारे एक क्लास होती है कंटेनर क्लास। तो कंटेनर क्लास से क्या होता है, लेफ्ट राइट मार्जिन जो है ऑटोमेटिक आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसकी प्री डिफाइंड सीएसएस है उस क्लास के लिए, और उस क्लास के लिए जेएस भी बनी है, जिस वजह से क्या होता है, जितने भी हम स्क्रीन चेंज करेंगे ना, जैसे मैंने अभी जूम कर रही हूँ, या फिर इसका स्क्रीन चेंज करेंगे, जैसे अभी ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है स्क्रीन चेंज, मतलब ये लैपटॉप में खुल रहा है, या फिर मोबाइल में खुल रहा है, या फिर कोई और स्क्रीन में खुल रहा है। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये अपने आप को मैनेज करता है, देख रहे हो, ये अपने आप को मैनेज कर लिया ना स्पेस के हिसाब से। तो ये यस मैम। होते हैं, ये क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के, प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं, जिसकी सीएसएस होती है, और जिस क्लास के अकॉर्डिंगली जेएस लिखी होती है। तो उसमें क्या होता है, हमें इतना कुछ हम अपने आप से लिखना नहीं पड़ता सीएसएस। हमें अभी कंटेनर हमें फिर एक अगर बूटस्ट्रैप हम यूज नहीं करेंगे, हम एक दूसरा कोई क्लास लेंगे, और उस क्लास के बेसिस पे हमें सीएसएस खुद लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसको मतलब खुद लगा के करने से अच्छा हम प्रिफर करते हैं ज्यादातर कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करें। तो उससे क्या होता है, हमारे ज्यादा जो सीएसएस होते हैं वो हमें लिखना नहीं पड़ती ज्यादा। जैसे मान लो डिपेंडेंसीज होते हैं, जिसको हम यूज करके हम अपना जो वेबसाइट की जो व्यू है, जो यूजर को दिखाना है, उसको इनहांस कर सकते हैं। ये होता है बूटस्ट्रैप हम यूज करते हैं इसलिए, ठीक है। मैम बूटस्ट्रैप की कोडिंग कहाँ पर लिखना पड़ता है? कोडिंग नहीं लिखना पड़ता, उसको बस इंस्टॉल करना है, ये कमांड। हाँ, ये 3 कमांड है। अगर सिर्फ बूटस्ट्रैप चाहिए और उसकी सीएसएस चाहिए, तो तुम सिर्फ बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना। अगर बूटस्ट्रैप की जेएस चाहिए, तो उसके लिए jQuery इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर जाके तुम बूटस्ट्रैप की जेएस इंस्टॉल कर पाओ, ठीक है। मतलब बूटस्ट्रैप के जेएस में मिलेगा, उसका जो क्लासेस की जो जेएस है, वो तुम्हारे तब एक्टिव होगा जब तुम लोग jQuery इंस्टॉल करोगे। जब तक jQuery इंस्टॉल नहीं करोगे, बूटस्ट्रैप जेएस के काम कुछ है नहीं। मतलब मैम बूटस्ट्रैप के लिए कुछ कोड नहीं लिखना पड़ेगा, कोड कोई? कोड लिखना पड़ेगा ना, जैसे हमने सिर्फ npm इंस्टॉल कर दिया है, अब तो ये इंस्टॉल हो गया, डिपेंडेंसीज हमारे प्रोजेक्ट में, मतलब प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज आ गए, पर हमें मतलब ये इसके डिपेंडेंसीज है वो डाउनलोड हुआ, पर हमें इसको इंक्लूड करवाना है कहाँ पे, हमारी प्रोजेक्ट में। उसको कैसे इंक्लूड करते हैं, वो हम angular.json में इंक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वी कैन डू दिस एंगुलर बट यूजुअली वी नीड टू ऐड एन angular.json फाइल। ये कैसे हम यूज करते हैं उसको, उसके तो पाथ हमारी जो मैंने पहले बोला था, जब हम किसी भी npm इंस्टॉल करते हैं, उसका जो फाइल है, वो भी फाइल्स हैं, वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर डाउनलोड होता है। तो वो जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर डाउनलोड हुआ, जैसे बूटस्ट्रैप और jQuery, उसका पाथ हम देंगे कहाँ पे, angular.json फाइल में, उसके अंदर हम उसका पाथ मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा तुमको, मैंने जो पीपीटी भेजा है उसमें सारा कुछ मिल जाएगा। मैम अब डाउट। हो गया। हाँ मैम ये जो बूटस्ट्रैप और जेक्यूरी सब इंस्टॉल करना है, ये एक बार इंस्टॉल करना है या फिर जितने प्रोजेक्ट करेंगे
देखिए जरा मैं फास्ट प्रोजेक्ट में क्लोज कर रहा हूँ और सेकंड प्रोजेक्ट ऑन कर रहा हूँ नए से, तो फिर उसके लिए मैं अलग से करना पड़ेगा क्या? हाँ जी, जितने बार मतलब जितने प्रोजेक्ट करेंगे वो सभी उतना में बार बूटस्ट्रैप इंस्टॉल अलग करना अलग। पड़ेगा। जी मैम ठीक हाँ हाँ जी। मैम मैम एंगुलर में npm क्यों इंस्टॉल होता है? तो वही तो है एंगुलर की, मतलब हम इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, जैसे HTML में बूटस्ट्रैप का CSS और JS फाइल डाउनलोड करके उसको एसेट्स के अंदर रख के हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है। मैंने क्या लिखा है, वी आर डेवलपर प्रोजेक्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप एंड jQuery need to include, we can do this with Angular but usually we need to add an angular.json फाइल। ये क्या होता है ना, अगर हम ऐसे करेंगे मतलब फाइल डाउनलोड करके हम डायरेक्ट इंडेक्स.js आते हैं, पर एंगुलर में फैसिलिटी है ये कि हम उसको नोड के साथ करते हैं ना, कि नोड नोड जैसे हमें क्या करते हैं, हमें वो फैसिलिटी मिलता है कि हम npm इंस्टॉल करके कोई भी डिपेंडेंसीज हम मतलब डाउनलोड कर सकते हैं npm इंस्टॉल से। जो उसकी फैसिलिटी जैसे npm बने होते हैं, मतलब बहुत सारे डिपेंडेंसीज आएंगे जब तुम लाइव प्रोजेक्ट करोगे, उस हिसाब से जिस तरह का तुम्हारा डिमांड आएगा ना कि मुझे ये चाहिए, मतलब जैसे वांट होते हैं किसी क्लाइंट की कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो करना है, तो सारी चीज़ें हम सिर्फ HTML CSS से कर नहीं सकते। जैसे मान लो एक डेट पिकर हो गया, ये कैसे बता, हाँ डेट पिकर हो गया। डेट पिकर जो होता है सिंपल, हम अगर इनपुट टाइप में लिख देंगे ना डेट टाइप आज डेट करके, मतलब इनपुट में टाइप टेक्स्ट लिखते हैं, अगर टाइप डेट लिख देंगे तो वो आज डेट पिकर काम करेगा। लेकिन क्या है ना, वो कहीं कहीं ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता, जैसे हो गया हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसमें इनपुट टाइप डेट सपोर्ट नहीं करता। तो उस केस में और किस पे सपोर्ट नहीं करता, मोजिला में या फिर मोजिला में शायद सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारी npms होते हैं, डिपेंडेंसीज होते हैं, वो उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम डेट पिकर जो है उस npm का डेट पिकर लगा सकते हैं। ये मैम बहुत थोड़ी बहुत आगे चले गए। समझी? मैम आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो, यस मैम। अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है, बस बीच बीच में थोड़ी साउंड नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। npm क्या होता है ना, एक वन टाइप ऑफ पैकेजेस होते हैं, उसको उसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो पैकेजेस डाउनलोड होता है और वो हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड होता है। उससे हमें बहुत कुछ चीज़ें, मतलब जैसे प्रोजेक्ट में जब हम लाइव प्रोजेक्ट में काम करेंगे ना, तब तुम लोगों को पता लगेगा कि npm का जो यूज़ है वो कितने का यूज़ है, मतलब बहुत, मतलब जैसे अभी बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप तो हम कुछ भी मतलब ये कर सकते हैं ना, npm इंस्टॉल ना किए भी हम डायरेक्ट वो जो npm इंस्टॉल से जो फोल्डर आता है वो फोल्डर हम डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल साइट है वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। पर पर क्या है ना कि जैसे एंगुलर से हमें npm का मतलब npm से कोई भी इंस्टॉल करने के लिए हमें एंगुलर से ही मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे नोड इंक्लूड किया हुआ है एंगुलर में, मतलब नोड के साथ ही आता है एंगुलर। जब तक ये नोड नोड इंस्टॉल नहीं होगा तब तक तुम लोगों का npm नहीं चलेगा, और जब तक एंगुलर CLI इंस्टॉल नहीं होगा तब तक ng कमांड नहीं चलेगा। ये सारा कुछ ना यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सारा कुछ लिखा है। हमें npm एक्सेस सॉरी एंगुलर CLI इंस्टॉल इसलिए करते हैं कि हम ng कमांड चला सकें। हमें क्या आज स्टार्ट करना था, डिडक्टिव स्टार्ट करना था। डिडक्टिव हम यूज इसलिए करते हैं कि कोई हमारी जो HTML जो पेज बनी होती है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हमें चेंज करना है,
जैसे कि एक केस आता है, मतलब एक डिव है कि या फिर एक बटन, समझ लो एक बटन है, ठीक है। उस बटन पे जब मैं क्लिक करती हूँ, मैं जब क्लिक करूंगी उस बटन पे, जैसे मान लो एक सेव का बटन है, रीसेट का बटन है, और एक डिव है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेव के बटन पे क्लिक जब होगा वो डिव दिखेगा, जब मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूंगी वो डिव नहीं दिखेगा। ये केस है, जिस केस के मतलब ये केस क्या होता है, मतलब सेव के बटन के क्लिक पे डिव आपका दिख गया और रीसेट के बटन के क्लिक पे डिव दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो डॉम का स्ट्रक्चर है, डॉम मतलब HTML का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो जब हम इस चीज को हैंडल करते हैं, उसको जिसके थ्रू हम हैंडल करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव्स। अब जो है एंगुलर की प्रीडिफाइंड डायरेक्टिव्स हैं, ng फॉर, ये हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। यूज करके आप देखेंगे कि क्या क्या यूज, कैसे यूज होता है। ng फॉर, ng if होता है इसकी प्रीडिफाइंड डायरेक्टिव। मैम ये सारा लूप के लिए यूज होता है, ng फॉर और ng if। क्या मैम ng फॉर और ng if लूप के लिए यूज होता है, फॉर और if लूप। डायरेक्टिव्स तो लूप के लिए ही यूज होता है, जो हम डायरेक्टिव्स वो लूप के लिए यूज होता है। उसमें क्या होता है, हमारे 4 तरह की डायरेक्टिव आ गए, कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, कस्टम डायरेक्टिव। कस्टम डायरेक्टिव मतलब ये तो प्री डिफाइंड हो गया ना, ng if और ng फॉर। कस्टम डायरेक्टिव मतलब हम खुद डायरेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है। कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है, मतलब एक तो जैसे जैसे एक टेम्पलेट हो गया, यहाँ कंपोनेंट डायरेक्टिव है जो हमारी सिलेक्टर लगती है ना, जो हम सिलेक्टर जो होता है, जैसे ऐप कंपोनेंट के सिलेक्टर, पद याद है सिलेक्टर क्या है, जो ये है, ये हो गया ना सिलेक्टर, ठीक है। जब हम इसको कहीं पे यूज किए हैं, मतलब जैसे मैंने index.html पे यहाँ पे यूज हुआ है ना ये सिलेक्टर, अच्छा इसमें भी तो यूज किया है हमने। मैम index.html क्या है? index.html पे जैसे ये यूज हुआ है ना, जैसे ऐप रूट को, ऐप मतलब ऐप रूट सिलेक्टर जैसे यहाँ पे यूज हुआ है, यूज करेंगे मतलब कि अगर मैंने इसके अंदर या फिर कुछ भी हमने इसके साथ एट्रीब्यूट लगाया, तो उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट डायरेक्टिव। और एक और क्या है, मैंने बोला स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। अब क्या है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है, ये क्या होता है ना, मतलब कंडीशनली बेसिस पे चलता है। जैसे मैंने ये बोला कि एक कंडीशन पे मुझे ये डिव दिखाना है, दूसरे कंडीशन पे मुझे ये डिव नहीं दिखाना है, तो ये हो गया कंडीशनली डॉम को हम क्या किए, मैनिपुलेट किए, ठीक है। और होगा इटरेट्स से समझ रहे हो ना, मतलब रिपीट होता है कुछ भी चीजें, मतलब जैसे मान लो कि ये जो स्ट्रिंग लिखा है ये एक डिव में है, वो डिव को मुझे इटरेट करना है, मतलब रिपीट करवाना है, उस केस में भी हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव जो है वो रिप्रेजेंट होता है कैसे, स्टार मार्क से, ठीक है। और वो दो चीजें दो टाइप का है, एक ng फॉर है, एक ng if है। ng फॉर जो है वो इटरेट के लिए यूज होता है, और ng if जो है वो हम कंडीशनल के बेसिस पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है ng फॉर का, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, ठीक है ना, ये लिस्ट एक आरे है, वो आरे में मेरा ईच इंडेक्स में क्या डाटा है, आईडी है, रोल नंबर है, नेम है, सारे में तीन लेंथ का आरे का लेंथ 3 है। और इस ये लिस्ट को मैंने कहाँ पे, ये हो गया मेरा टीएस फाइल का कोड, ठीक है, मतलब टीएस का कोड हो गया जो एक्सपोर्ट क्लास है, और ये मेरा जो है ये HTML का कोड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, TR जो है मैंने एक TR रखा है,
ये tr रिपीट होगा। कितना बार रिपीट होगा? जितना बार ये लिस्ट का लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लगा? जैसे ng फॉर इक्वल टू लेट ई ऑफ लिस्ट, ये इसका सिंटैक्स है। और ई से हमने क्या किया, ई हमने बनाया ऑब्जेक्ट लिस्ट का, लिस्ट ऑफ आर, जो आर का नाम लिस्ट है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना है ई करके। और ई से ही हमने एक्सेस किया लिस्ट का अंदर के जो एलिमेंट है, ई डॉट आई डी, ई डॉट रोल नंबर, ई डॉट नेम। अब इस जगह पे ये क्या हुआ है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हुआ है, ठीक है। इस जगह पे क्या आएगा, आईडी आएगा, इस जगह पे रोल नंबर आएगा, नेम की जगह पे राजेश वर्मा आएगा। मतलब आईडी 1 आएगा, फिर A1 आएगा, फिर रोल राजेश वर्मा आएगा, फिर दूसरा टीआर ये जो ऑब्जेक्ट हुआ है उसको हम कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे मैम? मैम ये जो ये ऑब्जेक्ट तो यहीं पे डिक्लेयर किए ना, लेट लिखे ना, ये लेट लिखे, लेट ई ऑफ लिस्ट। इसका मतलब ये है कि लेट ई इक्वल टू न्यू लिस्ट, ठीक है। न्यू लिस्ट मतलब हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए ई इससे। अब ये जो एक्सेस, ये लिस्ट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे एक्सेस होगा, ई से ही एक्सेस होगा, ई डॉट आई डी, ई डॉट और ई डॉट नेम। मैम ई की जगह और कुछ नहीं देख सकते? हाँ हाँ, ये तो नाम है, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो जैसे वेरिएबल है वैसे है। मैम जो एक्सपोर्ट ये तो मैं आइटम, मैम जो एक्सपोर्ट क्लास हुआ है मैम, ये किसका मैम जो सिंटैक्स है मैम? जैसे जो हमारा CSS में होता है क्लास कैसे बनाते हैं या फिर कुछ अलग है? ये टीएस का सिंटैक्स है ना, ये देखो ना, टीएस फाइल के अंदर होगा। जी मैम वो तो पता जब है। तुम्हें कंपोनेंट क्रिएट करते हो, हाँ मैम, जब आपने कंपोनेंट क्रिएट करते हो, हाँ मैम वो इंपोर्ट होता है, बट इंपोर्ट में हाँ, मतलब क्या मतलब लाइब्रेरी से इंपोर्ट होता है या फिर मतलब? नहीं, ये सिर्फ एक क्लास का नाम है, ठीक है। ये नाम को मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ, मैं आप कंपोनेंट 1 भी लिख सकती हूँ, पर मुझे ये है कि ये तो मैंने नाम है, क्लास का नाम है, एक्सपोर्ट क्लास नाम कर दिया। और मुझे ऐप मॉड्यूल डॉट पीएस फाइल में सेम नाम रखना है, ऐप कंपोनेंट 1 सिलेक्ट। एक मिनट, कॉल। जी मैम। लिंगा मैम खाली कहले कंपोनेंट रे सेठी खाली चेंज होबा ना, आउ कोठी चेंज होबा से ऊपर है और मॉड्यूल जो एक्सपोर्ट का प्राय समय देखो जेडे साइड मुझे जानि पड़ना सब एक्सपोर्ट का कौन नहीं यूज हो, बिकॉज़ देखिन प्राइवेट से जनरेट कर दो ना, एक्सपोर्ट का जनरेट कर दो ऑटोमेटिकली, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जनरेट कुछ एक्सपोर्ट जनरेट करूची पाथ फाइल, इंपोर्ट तो जनरेट करूची पाथ फाइल, एक्सपोर्ट कौन तो जनरेट करते, एक्सपोर्ट को तुम जेतले हमें तो बनेगा देख से जो गोटे मैम आप कंपोनेंट 1 करले, बट मु सेमते अलगा किछ एक्सपोर्ट कई कर परिबी, मु सेट पे पचल मैं एक्सपोर्ट कोन पई यूज तो एक्सपोर्ट आउट यूज करी हां हां मु सेट पे काना गोटी मैम एक्सपोर्ट करबी तारे आप कंपोनेंट 1 आप कंपोनेंट 2 फंक्शन सिलेक्टर जते बना किछ असुविधा नै, बट जते बेले आ गोटे बनेबू बुझी पड़छ एक्सपोर्ट सेटा मु मैम पचल सेटा पचल आसुन। हां मैं आसुन पचल भला क्वेश्चन। हेलो, यस मैम। ओके, तो स्क्रीन शेयर, ओके। सो हम कहाँ पे थे ना? हाँ, मैंने क्या बोला, ऐप कंपोनेंट, ये तो सिर्फ एक क्लास का नाम ही है, ठीक है। हम इसको चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, हम इसीलिए नेमिंग का ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट होता है। मैम जो आप कंपोनेंट 1 बनाए हैं आप, अगर मैं चाहूँ तो दूसरा एक आप कंपोनेंट 2 बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ? हाँ, डिफरेंट, बस नाम डिफरेंट होना चाहिए क्लास का। मतलब वही सिंटैक्स सेम होगा, एक्सपोर्ट होगा क्लास देन जो भी नाम होगा। हाँ, आप इसके अंदर कोई और एक क्लास भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही क्लास बनाना है। अच्छा हाँ मैम वही पूछ रहा था। मैम वही डाउट था कि अलग क्लास बना सकते हैं या नहीं।
वही हाँ बना सकते हैं, उसमें क्या है। पर ये है ना कि फिर उसके लिए तुमको दोबारा फिर जब हम यूज करोगे, जब आप यूज करोगे तो एक कंपोनेंट के अंदर मतलब ये दोबारा क्लासेस बना सकते हैं, पर वो हम कहीं और यूज करेंगे हाँ उस मैम, चीज को। बिकॉज मतलब बिकॉज वो एक दो कंपोनेंट क्लासेस बनाने की में, बात करो ना, एक टीएस लाइन। हाँ मैम, हाँ, एक कंपोनेंट में दैट इज मोर सुटेबल देन हाँ मैम, क्लासेस इन वन कंपोनेंट। हाँ मैम, सारे एक एक क्लास तो में रख देंगे तो सही है। हाँ, आप बोलो ना, आप कंपोनेंट क्लासेस का नाम, ये कंपोनेंट के नाम जो है क्लासेस का नाम सेम इसलिए रखते हैं कि हम एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है। जी जी तो उससे हम बोलते हैं कि हाँ, ये जो ये क्लास है, अगर मैंने ये कंपोनेंट का यूआरएल कुछ अलग होगा, पता लगेगा इससे, कुछ पता नहीं लगेगा, के नाम से ही रखते हैं ताकि कन्वेंशन जो नेमिंग कन्वेंशन जो है उसका एक फॉर्मल मतलब सीक्वेंस वाइज एक सही सीक्वेंस में चले, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम पढ़ रहे थे कुछ। अब हमें ये पता लग गया कि एनजी फॉर कहाँ पे यूज होता है। अब ये है एनजी इफ यूज करना है, ठीक है। एनजी इफ मैंने बोला था वो हम कंडीशनली यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कोड में, टी टैग के अंदर एनजी इफ इक्वल टू एरर। ये जो एरर है ना, ये एरर एक वेरिएबल है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होगा। कुछ और मतलब एनजी इफ के साथ ट्रू और फॉल्स ही बाइंड होता है। मतलब जो वेरिएबल हम वो आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, मतलब कंडीशन से चलता है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये पी टैग शो करेगा, अगर ये फॉल्स है तो पी टैग शो ही नहीं करेगा। और हम इसका साथ ये तो सिर्फ इफ कंडीशन हो गया कि एनजी इफ मतलब ये जो एनजी इफ इक्वल टू एरर है ना, इसका मतलब यही है कि इफ दिस इज ट्रू, मतलब एरर इक्वल टू ट्रू, देन पी टैग विल शो, or else if it is not true then it will not show, ठीक है। हम इतना बड़ा चीज हम इफ जो कंडीशन है ये हम यहीं पे HTML में लिख दिए, स्टार एनजीएफ इक्वल टू एरर। बस ये एक ये इतना सा कोड हमारी ये पी टैग को दिखाना है, विजिबल करना है कि विजिबल नहीं करना है, ये यहाँ पे मेंशन हो गया, ठीक है। मैम अगर हम स्टार लिखा हुआ है मैम, जो स्टार एनजी इफ, वो मैम थोड़ा हाँ, स्टार स्टार मतलब, एनजी स्टार मतलब कुछ नहीं है, ये इसका मतलब सिंटैक्स ही यही है। इस डिरेक्टिव जो है, ये डिरेक्टिव मैंने बोला स्ट्रक्चरल डिरेक्टिव जो है वो रिप्रेजेंट होता है स्टार मार्क से। जी जी मैम, जो एरर है मैम, मतलब वो क्या है, मतलब वो कीवर्ड है या फिर वो मतलब एक कुछ भी लिख सकते वेरिएबल है, वो एक वेरिएबल है, हैं? वेरिएबल है। जी जी नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, पर उसमें जो वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स होगा। ओके ओके तो ये है ना, मैंने वो ये एक कंडीशन है कि इफ एरर इक्वल टू ट्रू देन पी विल एल्स पी विल डिस्प्ले। ये जो चीज, ये जो लाइन मैंने बोला ना, ये इतना बड़ा लाइन ये यहीं पे डिक्लेयर हो गया कि स्टार एनजीएफ इक्वल टू एरर। अगर यहाँ पे ये एरर का ट्रू हो, इसका और एक पार्ट भी है, एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं, एनजी इफ एल्स करके। जैसे मैंने यहाँ पे डीप में देख रहे हो नीचे वाले में, यहाँ पे क्या लिखा है, एनजी इफ सक्सेस इक्वल टू ट्रू। अगर ये सक्सेस इक्वल टू ट्रू हुआ देन एस यू सी एल्स फेल, ठीक है। ये जो है देन एस यू सी का मतलब क्या है, ये भी एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू जो है वो ट्रू फॉल्स में होगा। जब सक्सेस ट्रू है देन SUC एल्स फेल। SUC मतलब यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है, NG टेम्पलेट एक हैश करके SUC लिखा है। ये जो हैश करके SUC लिखा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि SUC यहाँ पे ट्रू हो गया।
तो ये ng टेम्पलेट, ये वाली ng टेम्पलेट जिसमें हम #SUC लिखा है वो शो करेगा। और जो एल्स पार्ट में लिखा है फेल, तो यहाँ पे ng टेम्पलेट में क्या लिखा है, हैज फेल मैसेज, कुछ भी मैसेज में कुछ भी होगा तो वो मतलब ये दोनों ng अगर जब सक्सेस ट्रू होगा तो ये सक्सेस वाला टेम्पलेट शो करेगा, जब वो सक्सेस फेल होगा मतलब सक्सेस अगर फॉल्स होगा उस टाइम पे टेम्पलेट फेल वाला शो करेगा। ये हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या है ये एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स तो हमने अभी कल ही पढ़े थे, जो हमारी एनजी मॉडल है, टू वे डाटा बाइंडिंग के लिए हम यूज करते हैं ना एनजी मॉडल, वो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। उससे क्या होता है, हमारी जो इनपुट है, इनपुट टाइप की जो इनपुट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया ना जब हम एनजी मॉडल लगाए। मतलब पहले क्या होता था कि हम सिर्फ HTS फाइल से जो वैल्यू था वहाँ पे सिर्फ HTML में दिखा सकते थे, लेकिन जो हम HTML में चेंज करते थे वो हमें मिल नहीं रहा था। तो जब हम एनजी मॉडल लगाए वो हमें मिला, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका जो इनपुट का जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया ना, इनपुट का बिहेवियर। तो वो भी एनजी मॉडल एक डायरेक्टिव है, उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, ठीक है। और जो कस्टम डायरेक्टिव है, जैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं, मैंने बोला था कंपोनेंट बनाने के लिए कमांड क्या होता है, ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम होता है, या फिर GC लिख देते थे। तो वैसे डायरेक्टिव बना सकते हैं ng GD, इधर जनरेट डायरेक्टिव लिखते हैं या फिर GD डायरेक्टिव का नाम जो भी है। और उसके बाद जब हम कुछ कंपोनेंट बनाते हैं, ये देखो, जब हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हमारी जो TS फाइल है वो रिप्रेजेंट होता है @component से। ये जो @component है ना, ये डेकोरेटर्स हैं, ठीक है। इससे ये जो डेकोरेटर तो मतलब समझ आ रहा है, डेकोरेट करना, मतलब ये क्या करता है, ये क्लास फाइल को, मतलब ये जो TS वाली फाइल है उसको आज कंपोनेंट की तरह डेकोरेट करते हैं, ठीक है। अब जब हम डायरेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्टिव आएगा, तो वो TS फाइल को, मतलब वो जो क्लास है, जो एक्सपोर्ट क्लास हम किए ना ऐप कंपोनेंट, ये आज कंपोनेंट डेकोरेट हुआ। फिर जब हम डायरेक्टिव डिक्लेयर करेंगे डायरेक्टिव, और उसके अंदर जो क्लास होगा, जैसे कस्टम डायरेक्टिव बनाया ना हमने, डायरेक्टिव हुआ, उसके अंदर क्लास है माई डायरेक्टिव करके, वो आज डायरेक्टिव रिप्रेजेंट हुआ, मतलब डेकोरेट हुआ। तो इसका मतलब इसका समझ आ गया ना, कंपोनेंट और डायरेक्टिव, इसको हम बोलेंगे डेकोरेटर, जो क्या करता है, एक क्लास को डेकोरेट करता है आज अ कंपोनेंट, और आज अगर हम मॉड्यूल दिए हैं तो आज मॉड्यूल डेकोरेट करता है, अगर हम डायरेक्टिव दिए हैं आज डायरेक्टिव डेकोरेट करता है, अगर हम सर्विस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो आज सर्विस को डेकोरेट करता है, ठीक है। हमने ये जो कमांड है ना ng जनरेट डायरेक्टिव माइंड लिया, तो उससे क्या होता है, ये जो डेकोरेटर है ना, डेकोरेटर ऑटोमेटिक डेकोरेटर आ जाते हैं, मतलब डायरेक्टिव करके जो डेकोरेटर्स बनानी है वो ऑटोमेटिक आ जाता है हमारे TS फाइल में। अगर हम ng जनरेट ना करके हम मैनुअली भी बना सकते हैं, एक फाइल बनाएंगे, .ts लिख देंगे उसका एक्सटेंशन, ठीक है, और उसको एज अ कंपोनेंट हम पूरा, मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक जो सेटिंग्स होना है कि ये कंपोनेंट एज ए कंपोनेंट हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्लास को, ये तो आएगा नहीं, ये हमें लिखना पड़ेगा अपने आप से, ठीक है। इसीलिए जो बोले थे ना ng हम क्यों यूज करते हैं, इसीलिए हम ng जनरेट यूज करते हैं, ताकि ये जो कंपोनेंट की डेकोरेटर्स हैं, जो डेकोरेटर होता है, तो वो मतलब हमें पहले से ही इनबिल्ट आ जाए हमारे पास, ठीक है। अभी ये हमें एग्जाम्पल देखते हैं ना, जो ng फॉर और ng का। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव तो कल देख लेते, फिर अब हम जब करेंगे तो तब देख ही लेंगे क्या होता है। अभी ये है क्या, ng फॉर देखते हैं ये कैसे होता है, सेम ही चीज कर लेंगे जो इसमें हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमारी HTML यहाँ पे है, ठीक है। अब ये देखो, तुम पूछ रहे थे ना बूटस्ट्रैप की क्लासेस की क्या मतलब है। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, कंटेनर क्लास लगाया है,
अच्छा, बूटस्ट्रैप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में। मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है पहले, तो वो पुराना मतलब जो हम कर रहे थे उसको उसको अभी नहीं किया है। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया जिस पे मैंने बूटस्ट्रैप और jQuery इंस्टॉल किया है, और उसका पाथ मैंने यहाँ पे दिया है angular.json फाइल में। ये है ना बिल्ड, के अंदर मैंने यहाँ पे पाथ दिया है bootstrap main.css और jQuery.css। ये कैसे पूरा प्रोसेस, मतलब पहले तो बताया हुआ था पर पूरा प्रोसेस उस पीपीटी में है, मतलब है सारा कुछ, ठीक है। तो अगर याद नहीं आए तो रेफर कर लेना वहां से। अब ऐप component.html में मैंने क्या लिया है, कंटेनर क्लास लिया है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या होता है कंटेनर क्लास। अब जब मैंने कंटेनर क्लास लिया है, इस वजह से ये क्या है, ये लेफ्ट से इतना मार्जिन और यहाँ तक तो पहुंचा नहीं है ना, तो लेफ्ट से इतना मार्जिन और राइट से भी सेम ही मार्जिन इसका छोड़ा हुआ है। अगर मैंने कंटेनर क्लास हटा दूंगी ना, तो ये देखो कहाँ होगा, ये कहाँ हुआ, पूरा लास्ट में हुआ ना, स्टार्टिंग में हुआ जाके। इसीलिए मैंने कंटेनर क्लास ऐड किया था, जिसका क्या है, मैंने सिर्फ क्लास ऐड किया, मैंने CSS कुछ नहीं ऐड किया। पर यहाँ पे ये ऑटोमेटिक CSS आया होगा क्योंकि बूटस्ट्रैप के CSS है। देखो यहाँ पे पता भी लग जाता है कहाँ से CSS। मैम एक बार थोड़ा कंटेनर फ्लूइड थोड़ा यूज करके भी बता दीजिएगा, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर में डिफरेंस क्या है? ये मैम कंटेनर फ्लूइड जो होता है ना रिस्पॉन्सिव करता है, और जो कंटेनर होता है ना वो स्टैटिक होता है। हाँ, हुआ रिस्पॉन्सिव। मतलब मैम जब स्क्रीन छोटा होगा तो तभी वो मतलब चेंज हो जाएगा अपने आप से। नहीं, कंटेनर फ्लूइड से क्या होता है ना, थोड़ा मार्जिन, मतलब मार्जिन जो है वो थोड़ा कम होता है, पर कंटेनर में थोड़ा वो प्रॉपर कंटेनर आता है, ठीक है। अब इसका देखो मीडिया स्क्रीन वाइज इसके CSS आ गए, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप से आ रहे हैं, ये grid.scss क्लास आ रहे हैं ना, ये एक CSS। ये नोड मॉड्यूल बूटस्ट्रैप दिख नहीं रहा होगा, नोड मॉड्यूल से, नोड मॉड्यूल बूटस्ट्रैप से आ रहा है ना यहाँ पे, कंटेनर क्लास के CSS जो, ठीक है। तो इसलिए हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, ये हमें इतने CSS ना लिखना पड़े, हमें बूटस्ट्रैप से मिल जाता है सारी टेक्निक्स। और रो जो है, रो क्या होता है, मतलब एक लाइन में ही सारा कुछ होगा उसका, मतलब उसके अंदर हम जो लिखेंगे वो एक लाइन में रहेगा जब तक उसका विड्थ खत्म नहीं होता। और LGMD3 इसका तो पता होगा कि इतना विड्थ तक ही ये डीप सेट होता है। हाँ जी मैम, रो और कॉलम का हाँ, ये कॉल तो ये बताया कि ना 12 तक जा सकते हैं हम इसका, तो हमें 12 तक में ही डिवाइड करना होता है, ठीक है। चलो अब क्या देखना था हमें, ये फॉर देखना था ना। तो एक हम यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट में हम क्या ले लेते हैं, एक डाटा करके मैंने अरे ले लिया, ठीक है। आरे में जो एलिमेंट रहेगा वो कुछ भी आ सकता है ना, इसलिए मैंने उसको डिक्लेयर, आरे तो डिक्लेयर कर दिया, आरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एडी कर दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या होगा आरे के अंदर, और उसको पहले स्टार्टिंग से ब्लैंक कर दिया। मैम थोड़ा जूम कर दीजिए स्क्रीन। ठीक है, जी मैम। ठीक है, ये इतना, हाँ मैम ठीक। हाँ मैम दिखाई। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक पेज बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम फील्ड लेते हैं, फिलहाल मैं दो फील्ड लेके कर रही हूँ, बाकी तुम लोग ज्यादा फील्ड लेते हैं ना। ऑप्शनल डिटेल वाला एक बनाते हैं जिसपे हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम रहेगा, मतलब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, और तो उससे पहले रख देंगे कि टाइटल चूज करना, जैसे मिस्टर मिस कुछ हो गया। अब यहाँ पे एक सेव का बटन रखेंगे, जिस सेव बटन के क्लिक पे यहाँ पे टेबल जनरेट होगा, उस टेबल में जो हम यहाँ पे फिल किएंगे वो यहाँ पे टेबल में आएगा। तो उसको कैसे करेंगे,
हमने क्या क्या डिसाइड किया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक टाइटल रहेगा। ये हो गया फर्स्ट नेम और ये हो गया लास्ट नेम। कुछ गड़बड़ है। मैंने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में कर दूँ, सारा हटा दिया है अभी इसको, और मैंने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में कर दूँ सारा कुछ। ये मैंने ले लिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एक लेना था ना सिलेक्ट करके, वो क्या लेना था, टाइटल। सर मिस्टेक लेना ना, वो तो ड्रॉप डाउन रहेगा ना, तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन करते हैं, select। और एक बटन ले लेते हैं। हाँ मैम, सेव करने के लिए। विजुअल स्टूडियो कोड में जब हम यूज करेंगे ना, इसका बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, ये div क्लास div लिखने का। मैम थोड़ा बताती दीजिए तो। div dot class enter। क्या बटन लेना है? मैम div dot class से बन जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ वो होता है, div डॉट क्लास लिख देंगे ना, तो वो क्लास जनरेट कर देता है। एम यूज करते हैं। ये दोनों बूटस्ट्रैप की क्लास है, VPN और VPN सक्सेस, ठीक है। अब बटन पे हमने क्या चलाया था कल, किसी को याद है? नहीं मैम। कल हम क्लिक हाँ मैम क्लिक करके क्लिक इज इक्वल टू देन वो क्लास का नाम था, हाँ उसे लिखा था उससे। ठीक है, हमने इसमें एक फंक्शन चलाना है, जी तो हमने लिख दिया फंक्शन का नाम। अब इस पे मॉडल वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं।
मैम वहाँ पे जीरो आपने क्यों लिखा? अच्छा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 रखा हुआ है शायद, ये हटा देते हैं। हाथ लिखा होता है मैंने, मतलब नहीं लिखा। नहीं, हाथ से लिखना। ठीक है, ये तो सिलेक्टेड आएगा ना, मैंने सिलेक्टेड टाइटल को सिलेक्टेड किया हुआ है ना, तो उसका जो वैल्यू है ब्लैंक है ना, यहाँ पे 0 था ना, इसलिए मैंने वहां पे 0 दिया था, पर ये ब्लैंक है, अभी मैंने ब्लैंक कर दिया यहाँ। मैम हैश लगा देंगे तो, कहाँ पे? मतलब जो जहाँ पे जीरो लगा हुआ था हैश, हैश मतलब ये लिंकिंग होगा ना मैम जब क्लिक करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये लिंकिंग नहीं हो रहा है, अच्छा ये तो बस ड्रॉप ड्रॉप अच्छा, डाउन ड्रॉप से डाउन है। वैल्यू से। जी मैम, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये हो गया हमारा, ये बॉटम बटन सबसे था ना, इसलिए यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा आ गया मिस्टर मिस टाइटल आ गया, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और सेव करेंगे, और नीचे ग्रिड बाइंड करेंगे, ग्रिड मतलब टेबल बाइंड करेंगे। पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल के टैग पता है ना? जी जी मैम। जी मैम। अब हमें करना है टीआर पे, हमने एक लिस्ट लिया था ना, क्या करके लिस्ट लिया था, डाटा करके लिस्ट लिया था ना। अब इस डाटा को यहाँ पे एनजी फॉर के साथ टीआर को प्रिंट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, स्टार एनजी फॉर इक्वल टू लेट आइटम ऑफ डाटा। ठीक है, अब तो टीआर में होगा, ये हमें टीआर रिपीट करना है, टीडी रिपीट नहीं, हमें टीडी में हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट में हमारा क्या है, सीरियल नंबर है, और सेकंड में क्या है, नेम है। फर्स्ट वाला अभी रहने देती हूँ, फर्स्ट वाला अभी स्टैटिक लगा दिया मैंने 1। अब ये देखते हैं, ये इसका डाटा और इसका डाटा, मतलब या सिलेक्ट हुआ उसका, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो सिलेक्ट हुआ उसको बाइंड करवाना है। ये टेबल पे हमने क्लासेस ने लगाया हुआ है ना, तो इस वजह से
बुक्स की क्लासेस होते हैं बहुत सारे टेबल के लिए। मुझे हम देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, जब हम इस सेव बटन पे क्लिक करेंगे उस टाइम पे ये जो सिलेक्ट हुआ है इसका वैल्यू, और जो मैंने यहाँ पे जो डाला और यहाँ पे जो डाला, ये मेरा इस टेबल में बाइंड होगा। वो करना है हमें यहाँ पे सेव के फंक्शन पे। अब हम कैसे करेंगे, डाटा के अंदर हमें हमारी जो इनपुट जो किया, इनपुट का डाटा वो हमें बाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, दिस डॉट डाटा, इसको क्या बोलते हैं, हम किसी आरए के अंदर डाटा डाल रहे हैं, मतलब हम इसमें पुश करेंगे डाटा को। वो कैसे करेंगे, डाटा डॉट पुश का सिंटैक्स ऐसे होता है। फिर ये होगा की वैल्यू पेयर में, इसके अंदर पुश होगा। की वैल्यू पेयर मतलब एक की होगा, आरए का की होता है कौन सा, ये जैसे हो गया ना आरए, ये जो आईडी है, आईटी जो लिखा है ये की है, और इस की का जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, की करना है, एक करना है टाइटल का की, ये जो टाइटल होगा क्या होगा, दिस डॉट टाइटल, यहाँ पे कॉमा रहेगा। फिर उसके बाद और क्या है, फर्स्ट नेम रहेगा, दिस डॉट इफ नेम, क्या रहेगा, लास्ट नेम दिस डॉट एल नेम। ये जो की है ना, इस की का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा वैसे लिखा, मैंने तो बस नेमिंग कन्वेंशन के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है। और जो की का नाम है उसको हम लेके हमारी HTML में यूज करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया, टाइटल हो गया, इफ नेम हो गया, एल नेम हो गया। अब इन टाइटल और इनको लेके मुझे यहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे, HTML में। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे लिखाना है, अगर मैंने लिखाना है मिस, इस जो सीरियल नंबर 1 लिया है, नेम दिया है, नेम में मुझे क्या दिखाना है, मिस मधुस्मिता दास, जो मेरा नाम, मतलब जो नाम मैंने एंट्री किया होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम विथ कंकैटिनेशन करके दिखाना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मुझे तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पता है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे आइटम कर दिया, आइटम डॉट क्या था, टाइटल, ये मेरा आ जाएगा क्या, जो भी टाइटल मैंने मिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, स्पेस चाहिए, तो मैंने एक स्पेस दिया, फिर दोबारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन किया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एफ नेम डॉट एफ नेम, तो फिर से मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में भी स्पेस चाहिए, तो फिर से और एक स्पेस दे दिया। यहाँ पे क्या हो गया, आइटम डॉट एल नेम, ये जो एल नेम एफ नेम है वो की का नाम है, जो की मैंने दिया हुआ है उसके लिए। ठीक है, अब वो हम काम करते हैं, इस डाटा को हम इसके बाद कंसोल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने ये एंट्री किया, लास्ट नेम डाल दिया, और इसमें सेव किया, यहाँ पे सीरियल नंबर पे 1 मैंने 1 ही रखा, फिर दोबारा जितना बार सेव पे क्लिक करूंगी उतना बार ये बढ़ता जाएगा। अब हम कंसोल लग देखेंगे ना हमारी, मैम इधर चेंज करने से नहीं होगा क्या, मतलब आप अभी मधुस्मिता लिखे हो, अगर कोई और नाम
हाँ, वो चीज़ देखो ना कैसे करना है। अभी ये हो गया। अब मुझे ये चाहिए कि जितना बार मैं सेव पे क्लिक करूँ, उतना बार मुझे ये सारा कुछ ब्लैंक हो जाए। मतलब ये जो फिल होके है, वो ब्लैंक हो जाए। जी मैम। यहाँ पे इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थे, वो दोबारा इसको ऐसे असाइन करना पड़ेगा ना। ब्लैंक हो गया। जी मैम। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब अभी तो मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगी तो ये ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो रहा है ना, पर इसमें वैल्यू कुछ ब्लैंक है ना, तो इसलिए ब्लैंक आ रहे हैं। मतलब इस आरे में देखोगे, आरे में तो वैल्यू आ रहा है ना, सारे में ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है। टाइटल एफ नेम टाइटल ब्लैंक आ रहा है। तो उस केस में हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ये ब्लैंक है, मुझे ये कंडीशन लगाना है कि ये तीनों के तीनों जब तक ब्लैंक है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, तब तक मेरा ये सेव बटन ना क्लिकेबल ना हो, मतलब मैं इस पर क्लिक ना कर पाऊँ। उस केस में क्या कर, एक डायरेक्टिव है डिसेबल्ड करके। ओके, वो क्या होता है, ट्रू फॉल्स होता है। कहाँ गया हमारा सेव का बटन, ये है डायरेक्टिव जो है, ये सॉरी क्या होता है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है ये। ठीक है, तो वो क्या डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड, अगर मैंने इसको क्या किया है, ट्रू किया है अभी के लिए, ये क्या होगा, यहाँ पे ये देख रहे हो कलर चेंज हो गया। अब ये क्लिकेबल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के अगर मैं दे रही हूँ तो ये क्लिक नहीं, क्योंकि मैं क्लिक कर रही हूँ, ये क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने डिसेबल्ड ट्रू किया है। अगर आप फॉल्स कर दूंगी तो इसे अभी कलर चेंज हो गया ना, पहले कैसा कलर था जब मैंने ट्रू किया था। अब ये हो, अब एक क्लिकेबल हो गया, अब एक क्लिक हो गया। ठीक है, तो मुझे ये जो कंडीशन है ना, ये किसी बेस पे करना है कि जब तक इन तीनों में वैल्यू ना हो तब तक इससे जुड़ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि इसका जो मॉडल है टाइटल, टाइटल इक्वल टू ब्लैंक ब्लैंक और का सिंबल तो पता ही होगा। जी मैम। नेम इक्वल टू मतलब क्या है, अगर ये तीनों में से किसी का भी वैल्यू ब्लैंक है तब तक ये डिसेबल्ड रहेगा। जब तक ये तीनों ट्रू नहीं होंगे, मतलब वैल्यू जब तक इन लोगों का ब्लैंक, मतलब कुछ स्ट्रिंग इसके अंदर नहीं होगा, तब तक ये डिसेबल्ड रहेगा। इसे देख लेते हैं। अभी तक ये डिसेबल्ड है, क्लिक नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट किया, फिर भी डिसेबल्ड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम डाला, अभी भी डिसेबल्ड है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे जब देखो, जब मैंने यहाँ पे एक लेटर डाल दिया ना, तब ये चेंज हो गया कलर इसका, भी डिसेबल्ड है। अगर मैंने एक नाम डाल दिया तो ये चेंज हो गया। ठीक है, जब मैंने डिसेबल डाला, ये एरो जो है ना, माउस की जो एरो है ना, उसको नोट करो। यहाँ पे देखो ये एनेबल है। अगर मैंने यहाँ से डी जो लिखा है उसको डिलीट कर दूंगी तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा।
अच्छा मैम। ठीक है, अब ये क्लिक हुआ, चला। ठीक है, अब मुझे ये सीरियल नंबर लाना है। ये सीरियल नंबर जितना बार मैं सेव करूंगी, सीरियल मतलब जिस जिस आरे जितना है ना, आरे का लेंथ के ऊपर ये 1 2 3 4 होता रहेगा। ये कैसे करना है? एक यहाँ पे ना जो NG फॉर लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक चीज हमारा इंडेक्स होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, हेलो, जी मैम। अच्छा बंद हो गया था। यस मैम, प्रेजेंटेशन बंद हो गया है। हम क्या कर रहे थे? हाँ, हमें ये चाहिए कि जितना बार ये आरे में जितना बार ऐड होता रहेगा, ये सीरियल नंबर उतना 1 2 3 पर होता रहेगा। वो कैसे करना है? यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है जिसको हम डिक्लेयर करेंगे इंडेक्स। जो उसका इंडेक्स है ना, वो आरे का इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ऐसे हो गया, लेट आई आज आई इक्वल टू इंडेक्स। ये मैंने जो यहाँ पे इंडेक्स लिखा ना, इंडेक्स का मतलब ये है कि आरे जो है डाटा, इस डाटा का इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, तो हमें इस आई को मतलब जो आप लोग तो जानते होंगे, जैसे कि आरे हो गया, आरे का जो लेंथ अगर 3 है, क्योंकि वो लेंथ जो स्टार्ट होता है 1 2 3 से स्टार्ट होता है, पर अगर यस हम इंडेक्स चेक करेंगे मैम, 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंडेक्स को दिखाना है यहाँ पे, पर आई प्लस 1, आई सॉरी प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 से ये स्टार्ट होगा। अब इंडेक्स जो है, मैंने लेट आई को दे दिया इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, आई प्लस 1। आई जब 0 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, जब 1 होगा तो 2 आएगा, जब 2 होगा तो 3 आएगा। अब हम देखते हैं इसको करके। ये हो गया, अब दोबारा करते हैं। ये हो गया। अब बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लासेस टेबल में यूज होते हैं, ये मुझे करके देना है इन लोगों में। ठीक है, अब ये पता लग गया। अब क्या था, NG इफ था ना, NG इफ। अच्छा, एक ये पता लग गया, डिसेबल्ड करके एक डायरेक्टिव होता है, उसको हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और एक क्या था, NG इफ था। NG फॉर हो गया स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में। अब ये क्या है, NG इफ है ना, NG इफ का कंडीशन कैसे चेक करें? अच्छा, एक हमने यहाँ पे था ना, एक कुछ अच्छा, एक काम करते हैं, जब हम सेव बटन पे क्लिक होगा, ठीक है, तब हम एक काम करते हैं, तब एक हम p टैग लिखते हैं। जब सेव बटन पे क्लिक होगा तब सक्सेस होगा, मतलब सक्सेस दिखाएगा। जब मतलब सक्सेस दिखाएगा जब तक ये सेव होगा। ठीक है,
चलो जो एग्जांपल दिया है ना वही दिखा देते हैं। ये कंप्लीट यहाँ पे मैं यहाँ पे के ले लेती हूँ, ये टैग इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या देती हूँ, सेव सक्सेसफुल, ठीक है। अब इस पे मैंने कंडीशन लगाया, एक वेरिएबल लिया सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उसको डिक्लेयर किया बूलियन करके, और उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिया है फॉल्स। अब हम देखेंगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फॉल्स दिया है ना, तो नहीं दिख रहा। अब इसको हम ट्रू करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये आ रहा है ना यहाँ पे सेव सक्सेसफुल। अब इसको ना केस पे करते हैं फॉल्स। अब जब सेव हो गया तो इस केस में ही हम इसको करेंगे क्या, सक्सेस इक्वल टू ट्रू। स्क्रिप्ट सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। तो एनजीएफ का केस यहाँ पे जरूरत पड़ेगा जब हम जिस केस पे चाहिए कि मुझे मतलब कुछ कंडीशनली चलाना है। जैसे मैंने यहाँ पे ना एक काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल मिस्टर करूंगी, ट्रू फॉल्स पे चलता था। अब हम इसको ऐसे चलाएंगे कि अगर ये जो टाइटल है, टाइटल का वैल्यू अगर मिस्टर है तो जेंडर मेल दिखेगा, अगर टाइटल का वैल्यू मिस है तो जेंडर फीमेल दिखेगा। वो कैसे करेंगे, जैसे हमने हिडन, जैसे हमने डिसेबल्ड के लिए किया ना, अगर टाइटल इक्वल टू अब ये क्या हुआ, टाइटल जब इक्वल टू मिस्टर हुआ तब ये ट्रू हुआ। इसका मतलब इफ कंडीशन के अंदर लगा टाइटल इक्वल टू मिस्टर देन ट्रू। तो अब इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, अगर ये मिस हुआ तो ये फीमेल दिखेगा। और कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि टाइटल में ब्लैंक है। अब जब मैं मिस्टर करूंगी तो ये जेंडर मेल दिखा, अब जब मैं मिस करूंगी तो फीमेल दिखा, ठीक है। एनजीएफ का पता लग गया। तो
अभी जितना तक पढ़े हमने वो पता लग गया। देखो एनजी मॉडल भी हम जो कल पढ़े थे वो हमारी यूज होगी, जो हमने कल स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पढ़े थे वो भी यूज हो गया। और क्या पढ़े थे कल? कल डाटा बाइंडिंग के लिए पढ़े थे ना। बाकी ज्यादातर तो यही यूज होंगे, एनजी मॉडल। इवेंट बाइंडिंग भी हो गया। इवेंट बाइंडिंग भी कर लिया हमने क्लिक। अच्छा ठीक है, अब तुम लोगों के लिए कल का टास्क है पर्सनल डिटेल वाली फॉर्म बनाना। ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करना जैसे मैंने अभी यूज किया होगा। प्रॉपर एक फॉर्म बनाना। ठीक है, उसमें फील्ड रखना है टाइटल फर्स्ट, मतलब एक पर्सनल मैम फील्ड क्या क्या आएगा इसमें? क्लासेस लगाना तुम लोगों ने। मैम फील्ड जो क्या भी, क्या रखना है? हाँ जी, मैम फील्ड क्या क्या रखना है मैम उसमें? फील्ड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाँ मैम। और क्या रखना है, जेंडर रख लेना ड्रॉप डाउन में, जैसे यहाँ पे टाइटल है ना जी वैसे ड्रॉप जेंडर रख लेना। और एज, डेट ऑफ बर्थ रख लेना। डेट ऑफ बर्थ ऐसे आता है ना, तुम लोग इनपुट टाइप डेट करके रख लेना। हाँ हाँ मैम वो इनपुट ठीक टाइप यहाँ पे डेट कर दूंगी ना, तो ये डेट के ऊपर काम करेगा। जी। ठीक है, ये आ गया ना डेट। हाँ हाँ ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ रखना। जी। डेट ऑफ बर्थ रख दिया, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ टेबल में शो भी करना है। ठीक है, जो जो फील्ड तुम लोग वहां रखोगे ना, वहां पे टेबल में भी वही वही फील्ड रखना। जी जी मैम। और एक चीज करना, यहाँ पे डिलीट का बटन रखना है टेबल में। नहीं बताना, टेबल में एक डिलीट का बटन रखना है, रिमूव करके एक बटन रखना है। ठीक है, सब मतलब सभी ने आज जो भी क्लास में देख लिया ना, पता लग गया ना क्या क्या करना है। जी। सेम चीज जो मैंने बताया, बस फील्ड ज्यादा है। मैं बोल रही हूँ टाइटल मैम जो रिमूव रखेंगे वो मैम कहाँ पे, मतलब जो डाटा बाइंड होगा तभी उसको रिमूव करें? रिमूव यहाँ पे रहेगा। जब रिमूव क्लिक करोगे उस आरे से वो वाला इंडेक्स जो है वो रिमूव होगा, वो पॉप होगा। जी बता भी दिया, वो उस इंडेक्स का वैल्यू को रिमूव करना है। जी मैम। मैं बस एक हिंट दे देती हूँ, जैसे टीटी कर दिया, यहाँ पे बटन कर दिया, इस पे जो क्लिक क्लिक फंक्शन चलाओगे ना यहाँ पे। जी जी मैम। तो इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, रिमूव फंक्शन बनाना है, और इसके अंदर इंडेक्स को पास करना है आगे पैरामीटर, जो इंडेक्स हमारा आई है। ठीक है, इससे तुम्हें इंडेक्स मिल जाएगा, कौन सा इंडेक्स आरए को, जो है आरए का जो कौन सा इंडेक्स है वो रिमूव करना है, कौन सा इंडेक्स रिमूव करना है। ठीक है, जी तो कैसे रिमूव करना है वो तुम लोग खुद ही करना। जी। ठीक है, मतलब एक ही टास्क दिया है जो तुम लोग खुद करना है, अगर नहीं हुआ तो कल पूछना, अब कल बताऊंगी मैं ये चीज कैसे करना है। ठीक है, क्या फ्यूचर में क्या होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और क्या होता है? मैम एज, एज, लास्ट नेम हाँ जेंडर, एज, एज, एज कर लेना, एज एज कर ओके। लेना, एज एज करना, एज, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मोबाइल बर्थ। नंबर, मैम डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ तो हो गया, एज फिर क्या, मतलब कितना एज आएगा वो कैलकुलेट करके बताएगा? एज मत करना, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और एक ये कर लेना, क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल। ईमेल आईडी। जी ठीक है, ईमेल आईडी पे वैलिडेशन लगा दो, छोड़ दो ईमेल आईडी। ठीक है, मैम वैलिडेशन तो किसी में भी नहीं देंगे। नहीं किसी में नहीं देना, बस ये करना पड़ेगा कि सेव बटन डिसेबल्ड रहे। जी। जी मैम, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे सारी कंडीशन लगा दोगे। नहीं।
यस मैम। उसको थोड़ा देख लेना, अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूंगी कल, ठीक है। मतलब कि अब डिसेबल यहाँ पे सारा लगा के नहीं करना, एक एक वेरिएबल लेके उसको कैसे करना, कुछ मतलब तरीका ढूंढना, अपना अपना तरीका कैसे कैसे करना है। अगर नहीं हुआ तो बताऊंगी कल। अब